नमस्कार दोस्तों, जब हम उत्तराखंड का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? शांत पहाड़, गंगा की पवित्र धारा, चारधाम यात्रा और देवभूमि का सम्मान। लेकिन इस सुंदर तस्वीर के पीछे की सच्चाई उतनी ही कड़वी है। जहां संस्कृति के नाम पर महिलाओं के कपड़ों पर हंगामा होता है, वहीं उसी संस्कृति की रक्षा करने वाले तब गायब हो जाते हैं जब गंगा मैली होती है या जब किसी अंकिता भंडारी जैसी बेटी के साथ अपराध होता है। आज हम बात करेंगे जनता से सीधे जुड़े हुए उत्तराखंड के उन्हीं मुद्दों की, जहां सड़कों की हालत बदहाल है, अस्पतालों में टॉर्च की रोशनी में इलाज होता है और शिक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि बच्चे अपने ही स्कूल में मजदूरी करने को मजबूर हैं। कुल मिलाकर 25 साल के लंबे अंतराल के बाद भी पहाड़ प्रदेश के ये लोग यूं ही अपने हक की लड़ाई लड़ने को आज भी मजबूर हैं, चाहे सड़क हो, अस्पताल हो या फिर इंसाफ। तो चलिए आज समझते हैं उत्तराखंड की असल तस्वीर, जहां संस्कृति के ठेकेदारों की आवाज तो गूंजती है, लेकिन आम लोगों की आवाज अब भी पहाड़ों में कहीं गुम सी है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि उत्तराखंड अब भी कराह रहा है, तो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी बात को जरूर रखिएगा। आज के शो में उत्तराखंड से जुड़े कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जो राजनीति से लेकर आम लोगों से जुड़े हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक घटना का जिक्र करना जरूरी है। दरअसल कुछ दिन पहले ऋषिकेश में एक रैंप वॉक के दौरान हंगामा हो गया। ऋषिकेश में दीपावली मेले के लिए चल रहे मिस ऋषिकेश ऑडिशन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पश्चिमी परिधान में युवतियों को रैंप वॉक करने पर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद देखते ही देखते मामला तीखी नोकझोंक और हंगामे में तब्दील हो गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवतियों को सभ्यता और परिधान में रहने की नसीहत दी और वेस्टर्न कल्चर का विरोध किया। इस पर युवतियां भड़क उठी और रैंप वॉक को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और युवतियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में युवतियां अपने परिधान के पक्ष में जवाब देती हुई नजर आ रही हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए ताकि पूरा मामला ठीक से समझा जा सके। बॉलीवुड के नाम क्यों नहीं बोलते? आप में दम नहीं है क्या? मैं सुबह ध्यान करूंगा। क्यों करोगे सर? मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूंगा। जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे ओके, आप शुरुआत करना चाहते हो? आपको नशे वाले लोग अच्छे लगते हैं? नहीं लगते? उसके काम में सिगरेट मिलती है, दारू मिलती है, झटके बंद करवा दीजिए। हिंदू संगठनों का कहना था कि धर्म नगरी में ये सब नहीं चलेगा, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हम अपनी संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। अब सवाल यहां यह खड़ा हो जाता है कि संस्कृति बचाना तक तो ठीक है, लेकिन तब ये संगठन और उसके स्वयंभू मठाधीश चुप क्यों हो जाते हैं जब लिव इन रिलेशनशिप को मंजूरी मिल जाती है? कहां खो गए थे ये मठाधीश जब अंकिता भंडारी के लिए आम जनता सड़कों पर उतरी हुई थी? अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो हमारी संस्कृति पर हमला नहीं था? ऋषिकेश में गंगा मैली हो रही है, पर संस्कृति के ठेकेदार न कहीं नजर आ रहे हैं, न कोई आवाज कंठ से बाहर निकल पा रही है। हे ठेकेदार, कहां थे आप जब देहरादून के रायपुर स्टेडियम में आई बॉलीवुड एक्टर ने पश्चिमी कपड़ों में सैकड़ों लोगों के मनोरंजन के लिए नृत्य किया था, जिसके लिए बाकायदा उनको मोटी रकम भी दी गई थी? उससे क्या हमारे प्रदेश की संस्कृति का मान बढ़ गया था? है अगर हिम्मत तो जाओ और देहरादून समेत प्रदेश में चल रहे क्लबों के नाम पर शराब खाने बंद करवाओ। वहां पहुंचने वाली अमीर घरानों के बेटे बेटियों को कपड़ों का पाठ पढ़ाओ। पर नहीं, वहां पहुंचना इनके बस की बात नहीं, क्योंकि वहां जोर चल नहीं पाएगा। दरअसल ये संस्कृति के नाम पर दुकान चलाने वाले तथाकथित ठेकेदार सिर्फ वहीं पहुंचते हैं जहां उनको लगता है उनका जोर चल पाएगा। वो तो भला हो पढ़ी लिखी उन बेटियों का जो अपने अधिकार जानती हैं, इसलिए उन्होंने अपने जवाबों से उनको करारा तमाचा मार दिया। वैसे ये संस्कृति के ठेकेदार यही नहीं रुके, इन्होंने एक गजल कार्यक्रम का भी विरोध किया। मतलब अब ये चंद लोग फैसला करेंगे कि लोग क्या पहने, क्या खाएं और क्या सुने। ऐसे लोगों पर पुलिस का बढ़िया वाला डंडा जब तक नहीं चलेगा, तब तक ये कुछ तथाकथित ऐसे ही करते रहेंगे। खैर, अब कुछ ऐसी खबरों की तरफ रुख करते हैं जो आपकी और हमारी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी हैं, जिसकी अनदेखी होना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। शुरुआत इस खबर से ही कर लेते हैं, जिसमें व्यवस्था की लीपापोती करना और किसी बात को अनदेखा करना क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में सड़कों की गुणवत्ता पर की गई सख्त चेतावनी के बाद एक वायरल वीडियो सामने आया, जिसने प्रदेश भर में सड़क निर्माण कार्यों की स्थिति पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
एक ऐसा प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2012 में स्वीकृत हुआ था, परंतु 13 वर्ष बाद भी अधूरा पड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोरी ब्लॉक की लिवाड़ी फिताड़ी सड़क की, जिसके वीडियो अब खूब वायरल हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार इस सड़क निर्माण कार्य में वर्षों से न केवल लापरवाही बरती जा रही है, बल्कि कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का पहला चरण अधूरा छोड़कर विभाग ने कार्य दूसरी निर्माण कंपनी को सौंप दिया, लेकिन नई कंपनी ने भी ना तो निविदा की शर्तों के अनुसार काम किया, ना ही समय पर सड़क पूरी की। सड़क के हाल क्या है, ये आप वीडियो में खुद ही देख लीजिए। ये वो क्षेत्र है जहाँ के अपने विधायक है, यहाँ के लोग कलर रास्ता देख सकते हैं आप कैसे कैसे जा रहे लोग। चलो हम तो पहली बार आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा, लेकिन जो यहीं रहते लोग उनका हाल आप जान सकते हैं। कमाल तो तब और हो जाता है जब साल 2013 में निर्माण कार्य शुरू होने के बाद भी आज तक सड़क की रोड कटिंग का कार्य तक पूरा नहीं हुआ। 5 गांव हैं जिन्हें इस परियोजना से सीधा लाभ मिलना था, लेकिन आज भी ग्रामीणों को आवागमन के लिए लकड़ी के पुल और अस्थायी रास्ता को सहारा लेना पड़ रहा है। लापरवाही और उपेक्षा के विरोध में लिवाड़ी गांव के ग्रामीणों ने 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार तक किया था। ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन ने उनकी आवाज को हमेशा नजरअंदाज किया है। हाल ही में इन्हीं गांवों में से एक गांव की एक गर्भवती महिला की मृत्यु भी सड़क न होने के कारण हुई, क्योंकि समय पर उसे अस्पताल पहुंचाया नहीं जा सका। इस दर्दनाक घटना ने ग्रामीणों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से इस परियोजना को जानबूझकर ठप कर दिया गया। सड़क निर्माण में घटिया गुणवत्ता और गंभीर अनियमितताओं की शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन ना तो जांच आगे बढ़ी, ना कोई कार्रवाई हुई। कमाल तो तब और हो जाता है जब इनमें से एक गांव स्थानीय विधायक दुर्गेश्वर लाल का भी है। उसके बावजूद भी पिछले 1 दशक से ये मामला सिर्फ कागजी जांचों और वादों तक सीमित है। शुरुआत में कार्य स्वीकृत में वर्षों लगते हैं, फिर निविदा प्रक्रिया और किस्तों में भुगतान के फेर में काम अधूरा रह जाता है। हर बार जांच का भरोसा दिया जाता है, लेकिन ना जांच पूरी होती है, ना सड़क। इसी आक्रोश में एक स्थानीय ग्रामीण ने सोशल मीडिया पर यहाँ के हालातों को बयां करती पोस्ट की है और सड़क की दुर्दशा की ये वीडियो साझा की है। मूलभूत सुविधा है, ज्यादा बड़ा विकास नहीं चाहिए, एक सड़क बस। उसके बाद नेटवर्क भी आ जाएगा, स्कूल भी अच्छे से चलेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र भी चलेंगे, महिलाएं जो डिलीवरी जो भी टाइम से जो आगे पहुंचेगी। अब आज तक पता नहीं कितनी दुर्घटनाएं हुई इस क्षेत्र में, कितनी जो है अकाल मृत्यु हुई होगी लोगों की। डिलीवरी टाइम हो या कभी गिर गया, चोट लग गई, गाँव में किसी को बुखार आ गया, बीमार हो गया, इलाज नहीं मिल पाए तो मर गए। अब देखो यार, इतना मतलब प्रकृति ने सब कुछ दे रखा, लेकिन मानव अपना विकास खुद नहीं कर पा रहा। दिक्कत क्या है, यहाँ के नेता तो चाहते हैं कि विकास हो, हर कोई चाहता है कि विकास हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो बजट है वो बहुत मतलब राष्ट्रीय लेवल का बजट चाहिए। यहाँ ये जो है प्रधानमंत्री खुद इस क्षेत्र की मॉनिटरिंग करे, अपने जो है माध्यम से काम करवाए, अपनी आंखों के माध्यम से देखे, तब जाके क्षेत्र का विकास होता। अन्यथा यहाँ पर विकास धरा रह जाएगा। लोग यूं ही पैदल चलते रहेंगे, लोग यूं ही बोझा ढोलते रहेंगे, कच्चर गाड़ी से जो है गरीब परिवार है वो पिछड़ते रहेंगे, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, तमाम जितनी मूलभूत सुविधाएं, जिसने सरकार से हाथ जोड़कर विनती है। लापरवाही और अनदेखी सिर्फ यही नहीं हो रही, बल्कि हमारी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था भी इसका खामियाजा भुगत रही है। सूबे में सरकारी अस्पतालों के क्या हाल है, उसका एक नमूना पौड़ी जिला अस्पताल में देखने को मिला है, जहां रात के समय मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में मरीजों का उपचार होता नजर आया, जो स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल पौड़ी जिला अस्पताल से एक वीडियो सामने आया है, जहां बिजली गुल होने के बाद अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी मोबाइल फोन और टॉर्च की रोशनी में मरीजों का उपचार करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीती शुक्रवार की शाम ग्रिड फेल होने से करीब 1 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। इसी दौरान डॉक्टरों को आकस्मिक विभाग में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मरीजों का उपचार करना पड़ा। अस्पताल में जनरेटर उपलब्ध होने के बावजूद उसे संचालित नहीं किया जा सका।
बताया जा रहा है कि जनरेटर में डीजल न होने और तकनीकी खराबी के कारण बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। इस दौरान अस्पताल पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला अस्पताल पौड़ी न केवल शहर बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी उपचार का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में यदि यहां बिजली या बैकअप की समुचित व्यवस्था नहीं हो तो ग्रामीण अस्पतालों की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। यह पहली बार नहीं है जब अस्पताल में इस तरह की स्थिति देखने को मिली हो। बीती 12 जनवरी को दिल्ली चौरी मोटर मार्ग पर हुए बस हादसे के दौरान भी बिजली बाधित होने से डॉक्टरों ने मोबाइल की रोशनी में घायलों का उपचार किया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के पौड़ी जिले से होने के बावजूद यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद दयनीय बनी हुई है। यदि जिला अस्पताल का यह हाल है तो दूरस्थ क्षेत्र के अस्पतालों की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। सोचिए, जिस अस्पताल पर मरीजों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है, उसी अस्पताल की सेहत नासाज चल रही है। अस्पताल में चिकित्सकों को आकस्मिक विभाग में मोबाइल के टॉर्च से मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल ये सिर्फ पौड़ी का नहीं बल्कि कई जगह कमोबेश यही तस्वीर है। स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए तो चौखुटिया में बाकायदा लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। CHC चौखुटिया की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चल रहे आंदोलन ने बुधवार को नाटकीय मोड़ ले लिया। आंदोलन के 7वें दिन ऑपरेशन स्वास्थ्य अभियान के तहत 3 आंदोलनकारी रामगंगा नदी में उतर गए और जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। सोचिए, जिस प्रदेश में आज भी मूलभूत सुविधाएं इस प्रदेश की सरकारें उपलब्ध न करा पाई हो, जिसके लिए जल सत्याग्रह तक करना पड़ रहा हो, भूख हड़ताल करनी पड़ रही हो और तो और लोग अब खुद की जान लेने पर भी उतारू हो गए हैं। यह हाल है स्वास्थ्य विभाग का। जरा आप भी सुन लीजिए। अगर मेरे मरने से मेरे बच्चे कल खुशहाल रहेंगे, जीवित रहेंगे, तो गोली खा लेता है और हमें लाश बिछा देता है। अगर हमारे मरने से हम कुछ लोग अंदर बैठा हुआ है 7 दिन से, और या मेरे जैसे लोग सब मरने से यह अस्पताल बन जाता है और हमारे भविष्य की जरूरतें पूरी होती हैं, स्वास्थ्य पूरा होता है, तो एक बार नहीं 10 बार जमने के मर जाऊंगा। राज्य गठन के 25 साल बाद भी अगर 85 वर्ष के आम नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पिछले 7 दिन से हड़ताल पर रहना पड़े तो धिक्कार ऐसे सिस्टम पर। पब्लिक का कहना है कि बच्चों को बुखार का इलाज नहीं मिलता, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य परीक्षण नहीं मिलता और छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी रेफर कर दिया जाता है। ये पहली बार नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई तरह के सवाल इससे पहले भी उठते रहे हैं। अभी हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्वास्थ्य में मशीनों की खरीद फरोख्त में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। 50,000 रुपए की मशीन को जिस स्टैंड पर रखा गया है उसकी कीमत 4.5 लाख रुपए बताई गई है, जिससे इस मशीन की कीमत अब लगभग 5 लाख रुपए हो गई है। पर आज तक भी कम से कम इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक तो इन मशीनों को स्थापित नहीं किया गया है। मरीज इन सुविधाओं से वंचित हैं। महारा ने कहा कि वैन फाइंडर मशीनों की खरीद में भी बड़ा घोटाला हुआ है। जांच के दौरान ये मशीनें फेल हो गई, लेकिन बाद में इन्हें एम्स ऋषिकेश से सही बताकर पास कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब एम्स खुद सीबीआई जांच के दायरे में है तो वह इन मशीनों को कैसे प्रमाणित कर सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई 5 मशीनें आज भी धूल फाक रही हैं। रुद्रप्रयाग के सीएमओ ने भी स्वीकार किया है कि मरीजों को इन मशीनों का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। माहरा ने आरोप लगाया कि चीन से खरीदी गई इन मशीनों में मानकों की अनदेखी की गई है। जी हां, वही वाला चीन जो अभी अभी फिर से दोस्त बना है साहिब का। वैसे ये आरोप यूं ही बेबुनियाद नहीं है। इसकी पुष्टि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून के ऑडिट में भी सामने आई है। ऑडिट में सामने आया है कि CSSD के लिए 2 मशीनें 50 लाख प्रति की दर से 1 करोड़ रुपए की खरीदी जाती हैं, लेकिन एजेंसी ने दोनों को 13.90 लाख रुपए का आपूर्ति आदेश जारी किया। DPR के तहत जिन 61 आधुनिक कैमरों को 54,553 रुपए प्रति दर के हिसाब से लगाया जाना था, वहां महज 4,000 रुपए प्रति कैमरे की कीमत वाले लगा दिए गए। DPR में कैमरों के लिए 33.27 लाख रुपए का प्रावधान था, लेकिन कैमरे 2,44,000 के ही लगाए गए। DPR में उपकरण और आइटम की दर में 213.38 लाख रुपए का प्रावधान था, लेकिन 30.84 लाख के आपूर्ति आदेश जारी किए गए। CSSD में नॉन शेड्यूल आइटम 80 लाख रुपए के लगने थे, लेकिन महज 14.5 लाख के ही मंगाए गए। DPR में तय कीमतों से 3.45 करोड़ रुपए कम के आइटम लगाए गए हैं।
क्या ये एक विशेष एजेंसी को लाभ पहुंचाने का मामला हो सकता है? ये खुलासा महालेखाकार के ऑडिट दल द्वारा अगस्त 2025 में किए गए ऑडिट में हुआ है। डीपीआर में तय कीमतों से 3.45 करोड़ रुपए की कम के आइटम, मशीन, कैमरे आदि लगाए जाने की बात सामने आई है। ऑडिट दल द्वारा इन आइटमों के अधोमानक होने और इससे मरीजों, तीमारदारों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की आशंका भी जताई है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर निर्माण एजेंसी को अपरोक्ष रूप से फायदा पहुंचाने की बात भी कही गई है। यही हाल शिक्षा का भी है, जहां कहीं बच्चे अध्यापक की गाड़ी धो रहे हैं तो कहीं उनसे मजदूरी जैसा कार्य करवाया जा रहा है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी आप सभी लोग देख ही चुके हैं। जिस राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का ऐसा हाल हो, उस प्रदेश में अन्य चीजों की तो फिर बात ही क्या है। चाहे तो एक बार देख लें, सच जितना ज्यादा देखा जाए उतना अच्छा होता है। एक और चिंता है जो इस प्रदेश में बढ़ गई है और वो है नाबालिग बच्चों का गायब होना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में 2023 और 24 में 1209 बच्चे लापता हुए हैं, यानी औसतन 3 बच्चे रोजाना। इनमें से केवल 276 बच्चे ही मिल सके हैं, जबकि 933 बच्चे आज भी गुमशुदा हैं, जो कि बेहद चिंता का विषय है। प्रदेश में छोटे बच्चों का लापता होने का सिलसिला वाकई चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। ये स्थिति इसलिए और चिंताजनक है जब प्रदेश की पुलिस हर साल लापता बच्चों को खोजने के लिए ऑपरेशन स्माइल चला रही है। गायब बच्चों को ढूंढकर उन्हें उनके अपनों के सुपुर्द करने तक ऑपरेशन स्माइल चलाया जाता है, लेकिन पुलिस की तमाम दावा भरने वाली रिपोर्ट के बावजूद एनसीआरबी की रिपोर्ट उत्तराखंड पुलिस के तमाम दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में साल 2023 और 24 में 408 बालक व 802 बालिकाएं लापता हुई, जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे कम है। इससे इतर अगर हर उम्र का डाटा देखा जाए तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में वर्ष 23-24 में कुल 6,532 लोग लापता हुए हैं। इनमें से 3,233 पुरुष और 3,255 महिलाएं हैं। ये एक गंभीर समस्या भी हो सकती है। इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह है या फिर कहीं इसके तार अंग प्रत्यारोपण गिरोह से तो नहीं जुड़े हैं? इसका जवाब यकीनन पुलिस को तलाशना होगा। और चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद गृह मंत्री का विभाग भी देखते हैं, तो ये उनके लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए कि आखिर लोग जा कहाँ रहे हैं, किस मुसीबत का सामना कर रहे हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। खैर, इतना होने के बाद भी पुलिस के ऑपरेशन स्माइल की सराहना करनी ही होगी। बस थोड़ा और तेज गति हो इस ऑपरेशन की तो हजारों को बचाया जा सकता है। अनदेखी करने से मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मुद्दा भले कोई भी हो, पर उसकी ये अनदेखियां इस प्रदेश में कई बार किसी बड़ी दुर्घटना का भी कारण बन जाती हैं। अनदेखी और लापरवाही किसे कहते हैं, इसका एक सबूत हम आपके सम्मुख रखते हैं। दरअसल 2013 में केदारनाथ और आसपास के क्षेत्रों में आई भीषण आपदा में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उस समय भी एक ऐसी ही अनदेखी के कारण लोगों को असमय अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिसके जिम्मेदार कहीं न कहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में भाजपा नेता विजय बहुगुणा भी हैं। इसका खुलासा अभी हाल ही में मौसम विभाग के तत्कालीन निदेशक रहे आनंद शर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है। आनंद शर्मा अक्सर अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए भी जाने जाते हैं। मौसम का 100% सटीक अनुमान लगाना नामुमकिन है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा ने इसे मुमकिन बनाया। आनंद शर्मा उत्तराखंड में 2002 से 2015 तक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक रहे हैं। केदारनाथ आपदा से पहले भी आनंद शर्मा ने अलर्ट कर दिया था। उनके मुताबिक उन्होंने 3 से 4 दिन पहले ही रुद्रप्रयाग प्रशासन, मुख्य सचिव, आपदा सचिव और आईजी रुद्रप्रयाग, आईजी इंटेलिजेंस सहित उत्तराखंड सरकार को बता दिया था। मौसम विभाग ने 3-4 दिन यात्रा रोकने की भी सलाह दी थी, लेकिन जनाब, ये उत्तराखंड है, या सलाह नहीं मानी जाती, भले वो किसी भी बड़े वैज्ञानिक की क्यों ना हो। लेकिन गजब का प्रशासन था और गजब की ही सरकार थी, जिसने इस चेतावनी को बिल्कुल अनदेखा कर दिया, जिसका नतीजा हजारों लोगों ने जान देकर भुगता। लेकिन इतना होने पर भी ये सिस्टम सुधरना चाहता ही नहीं, क्योंकि वैसी ही अनदेखी बदस्तूर जारी है। दरअसल उत्तराखंड में आजकल मौसम ने फिर से करवट ली है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, लेकिन चारधाम यात्रा पर चल रही हेली सेवाओं ने लोगों की जान जोखिम में डालकर एक बार फिर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है।
मौसम विभाग की ओर से चमोली जिले में 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया था, जिसे देखते हुए प्रशासन ने 6 और 7 अक्टूबर को उच्च हिमालयी क्षेत्र में ट्रैकिंग और निर्माण कार्य पर रोक लगाई थी। मौसम विभाग के अलर्ट और खराब मौसम के बावजूद क्षेत्र में हेलीकॉप्टर बेरोक टोक उड़ान भरते रहे। दिन भर मौसम खराब होने के कारण विजिबिलिटी काफी कम थी, लेकिन हेलीकॉप्टर लोगों की जान जोखिम में डालकर दिन भर बर्फबारी और कोहरा होने के बावजूद उड़ान भरते रहे। हेली कंपनियां यात्रियों की जान जोखिम में डालकर हेलीकॉप्टर को यूं ही संचालित करती रहीं। ईश्वरीय कृपा रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन क्या ऐसी चेतावनी को नजरअंदाज करना उचित है? जवाब आप कमेंट बॉक्स के जरिए खुद ही दे दीजिए। इन तमाम समस्याओं और मुद्दों का हल प्रदेश की आम जनता चाहती है, जिनको हल करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार और मंत्रियों की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जनता इन मंत्रियों के पास शिकायत लेकर जाए तो जाए कहां? विधानसभा में मंत्री बैठने से बचते हैं, सचिवालय से मंत्री दूर रहते हैं, बचा मंत्रियों का निवास स्थान। वहां भी कोई मंत्री जन समस्याओं को सुनने के लिए दरबार लगाना जानता नहीं। तो फिर इन माननीयों के पास जनता अपनी समस्या पहुंचाए तो पहुंचाए कैसे? हाँ, आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ जरूर मिल जाएगी, आखिर लगी भी क्यों ना हो। इनके कारण ही तो नेताजी मंत्री की दौड़ में शामिल हो पाते हैं। ऐसे में कोई आम आदमी यहां पहुंच भी जाए तो कार्यकर्ताओं के बीच उसकी आवाज गुम सी ही रहती है। यकीनन सबके मन में सवाल तो उठता ही होगा कि आखिर इस प्रदेश के बनने के बाद हमने क्या खोया, क्या पाया। ऐसा नहीं कि कुछ हुआ नहीं, हुआ भी बहुत कुछ है, लेकिन जिस विकास की दरकार इस हिमालयी राज्य को थी, उसमें हमारे नीति नियंता काफी बड़ी चूकें कर चुके हैं। और इन्हीं अनदेखियों के कारण राज्य बनने के बाद भी पहाड़ों से मैदानों की ओर पलायन रुक नहीं पा रहा। आज भी सैकड़ों गांव पूरी तरह खाली हैं, जिन्हें भूतिया गांव कहा जाता है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ ही रही है। युवाओं के रोजगार और शिक्षा के लिए शहरों की ओर जाने से ग्रामीण जीवन वैसे ही कमजोर हुआ है। असंतुलित विकास ने इस प्रदेश को फायदा पहुंचाने से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। विकास का केंद्र मुख्यतः देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर जैसे मैदानी क्षेत्र ही बनकर रह गए हैं, और अब यहां भी सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। पहाड़ी जिलों जैसे चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी अब भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पिछड़े हुए हैं। पर्यावरणीय संकट भी लोगों को भारी समस्या में डाल रहा है। अंधाधुंध निर्माण, जल विद्युत परियोजनाएं और पर्यटन के दबाव ने प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ कर रख दिया है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं और भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बेरोजगारी और आर्थिक असमानता भी इस प्रदेश में बढ़ी है। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार इस प्रदेश की निशानी बन चुके हैं। नीतियों के चलते योजनाओं की स्थिरता कमजोर रही। भ्रष्टाचार के आरोपों ने शासन की छवि धूमिल की है। यूं तो राज्य बनने के बाद लोक संस्कृति को पहचान मिली, उत्तराखंडी संगीत और लोक कथाओं का प्रसार बढ़ा, परंतु आधुनिकता की अंधी दौड़ में स्थानीय भाषा और परंपराएं धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गईं। उत्तराखंड ने पिछले 25 वर्षों में बहुत कुछ पाया भी है, पर खोया भी बहुत है। आज जरूरत है संतुलित विकास की, जहां पहाड़ और मैदान दोनों समान रूप से आगे बढ़े। तभी उत्तराखंड अपने निर्माण के मूल उद्देश्य, अपना शासन अपने लिए को साकार कर पाएगा। वैसे कुल मिलाकर दोस्तों, ये थी आज की कहानी उत्तराखंड के असल मुद्दों की, असल जरूरत की, जिनको हम अक्सर पर्यटन और विज्ञापनों की चमक और देवभूमि के नाम के पीछे छिपा देते हैं। जहां नेता भाषणों में विकास की बातें करते हैं, लेकिन उसी विकास का सफर तय करने के लिए सड़कें अब भी अधूरी हैं, बच्चों के भविष्य का ठिकाना नहीं, और अस्पतालों में मौत की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। 25 साल पहले जब ये राज्य बना था तो सपना था अपना शासन अपने लिए, लेकिन आज सवाल ये है, क्या ये वाकई शासन अपने लिए बन पाया है या फिर पुराने सिस्टम की नई युगी कोई शाखा है? जवाब कमेंट बॉक्स में खुद दीजिए। जागिए भी और अपने आसपास के लोगों को जगाइए भी, जो देखकर भी अनदेखा करने पर तुले हैं इस खूबसूरत राज्य के मुद्दों को, परेशानियों को। आज के शो में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।